हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आपका स्टडीपुर क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, हम पढ़ चुके थे 11th मैथ में प्रश्नावली नंबर 1.1। उसमें हमने समुच्चय पढ़ा, रोस्टर रूप पढ़ा, समुच्चय निर्माण रूप पढ़ा और उनसे संबंधित हमने प्रश्न किए थे। अब हम उनसे आगे प्रश्नों का जो कंटिन्यू थे उनको हम आगे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय और उससे आगे के प्रश्न। क्या है रिक्त समुच्चय? मान लो कोई भी समुच्चय है, उसमें कोई अवयव है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो रिक्त समुच्चय कहलाएगा। जैसे मैं कहता हूं, मैं एक पासा उछालता हूं, पासे में 7 आने की प्रायिकता। अब अपन जानते हैं कि पासे में 1 2 3 4 5 6 2.5 में ये होते हैं, 7 होता ही नहीं है, तो इसकी जो प्रायिकता है वो शून्य हो गई। अर्थात इसमें कोई अवयव ही नहीं है, 7 अवयव ही नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो समुच्चय है वो क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। मैं कह देता हूं 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या। अब हम जानते हैं एकमात्र अभाज्य संख्या 2 ऐसी होती है जो सम है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं जितनी भी है वो सारी क्या होती है? विषम है। मतलब 2 से बड़ी कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर जो अवयव है कोई है ही नहीं, शून्य है। मतलब ये भी अपने आप में क्या हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया। चलिए पढ़ते हैं अपन। और रिक्त समुच्चय द एम्प्टी सेट, और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो वो क्या कर रहा है? ये रिक्त समुच्चय द एम्प्टी सेट। समुच्चय ए, कोई समुच्चय है ए है, वो x का समुच्चय इस प्रकार है कि x किसी स्कूल की कक्षा 10 में 11th में अध्ययनरत एक विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी है जो 11th में पढ़ रहा है। हम उस स्कूल में जाकर कक्षा 11th में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गिनकर उसकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इसमें 20 स्टूडेंट है, 50 है, 60 है, हम ये देख सकते हैं। अतः समुच्चय ए के अवयवों की संख्या क्या है? निश्चित है, सीमित है, लिमिटेड है। अब नीचे दिए गए समुच्चय बी पर विचार करेंगे। अब एक ऐसा भी है जो समुच्चय बी है, और ये क्या कर रहा है कि x का समुच्चय जहां x इस प्रकार है कि वर्तमान में कक्षा 10 तथा कक्षा 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं। अब आप जानते हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या एक विद्यार्थी कक्षा 10 में पढ़ ले, एक विद्यार्थी कक्षा 11 में पढ़ ले? ऐसा संभव है क्या? ऐसा नहीं है। हम अगर एक है तो एक ही कक्षा में पढ़ सकते हैं, 2 कक्षाओं में नहीं पढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो अवयव है वो शून्य है। मतलब ये क्या है? रिक्त समुच्चय है। हम देखते हैं कि एक विद्यार्थी एक साथ 2 कक्षा 10th और 11th में अध्ययनरत नहीं कर सकता है। अतः समुच्चय बी में कोई भी अवयव नहीं है, और जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट। अब इससे संबंधित परिभाषा लिखते हैं और परिभाषा को हम पढ़ते हैं। क्या कह रही है परिभाषा, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए परिभाषा कह रही है एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, मतलब उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। जैसे अभी ऊपर उदाहरण देखा कि 11th 12th दोनों में, 10th और 11th दोनों में एक ही विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो ऐसे संभव है नहीं। और संभव नहीं है तो उनकी अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी मित्रों? शून्य हो जाएगी। तो अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शून्य समुच्चय, रिक्त समुच्चय। और अगर इंग्लिश में देखें तो एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट शून्य समुच्चय कह दो, क्योंकि अवयवों की संख्या शून्य है या है ही नहीं, तो उसको अपन रिक्त भी कहते हैं। ये आप नाम दे सकते हो। इसे परिभाषा के अनुसार बी एक रिक्त समुच्चय है। हमने बी देखा था कि जहां पर एक 10th और 11th दोनों में क्या है? विद्यार्थी अध्ययनरत है, तो इसकी संभावना क्या है? 0 है। जबकि ए रिक्त समुच्चय नहीं है। हम देख सकते हैं क्लास 11th में अध्ययनरत विद्यार्थी 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, लेकिन वहां पर अवयव तो है कुछ, 1 है, 50 है, 20 है कुछ संख्या तो है। और संख्या है तो वहां पर वो रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय को फाई, ये फाई कहते हैं मित्रों। इसको क्या कहते हैं? फाई कहते हैं।
फाई अथवा रिक्त समुच्चय, मतलब जो मतलब ब्रैकेट है उसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, मतलब रिक्त रखेंगे, तो इसको भी हम दर्शा सकते हैं फाई से या किससे, इस प्रकार मजले ब्रैकेट को खाली रखकर दर्शा सकते हैं। दोनों को ही अपन रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहेंगे। हम नीचे कुछ रिक्त समुच्चय के उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ए इस प्रकार है कि x का समुच्चय इस प्रकार है कि x का मान है वो क्या होगा, 1 से तो बड़ा और 2 से क्या होगा, छोटा होगा। और x एक प्राकृत संख्या है। हम जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। अब 1 और 2 के बीच में 1 से तो बड़ा और 2 से छोटा ऐसा कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है। 1.1 1.2 1.3 ये प्राकृत संख्याओं में नहीं आती हैं, ये परिमेय संख्या होती है, तो प्राकृत संख्या नहीं है ये मित्रों। तो बताओ x का कोई मान संभव है क्या, और x का मान संभव नहीं है, मतलब यहाँ पर शून्य अवयव है। यहाँ a क्या है, रिक्त समुच्चय, क्योंकि a और 2 के मध्य कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है। आगे देखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस उदाहरण के माध्यम से आप आसानी से रिक्त जो समुच्चय है उनको आसानी से आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं मित्रों, और आगे है बी एक्स का समुच्चय, जहां एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, यहां से एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2, या x बराबर क्या हो जाएगा √2 प्लस माइनस। अब x का मान क्या आ रहा है यहाँ पर, प्लस माइनस √2, एक परिमेय संख्या है। अब क्या आप जानते हो अंडरूट की संख्या होती है वो अपरिमेय में आती है। अंडरूट की संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो वो क्या होती है, अपरिमेय में आती है। और √2 है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, परिमेय संख्या है। कंडीशन क्या कह रहा है, परिमेय संख्या। अगर ये अपरिमेय होता तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होता, लेकिन इसने कह दिया कि ये परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो गया रिक्त, क्योंकि ये परिमेय संख्या को परिभाषित नहीं कर रहा है, सुस्पष्ट नहीं कर रहा है। यहाँ भी एक क्या है, रिक्त समुच्चय है, क्योंकि समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 में x की किसी भी परिमेय मान से क्या नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है। उम्मीद है मित्रों आपको ये उदाहरण भी आ गया हो। एक दो उदाहरण देखेंगे। सी एक्स का समुच्चय, x इस प्रकार है कि 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। 2 से अधिक क्या है, एक सम अभाज्य संख्या है। 2 से अधिक, जो मैंने शुरुआत में ही एक उदाहरण दिया था कि 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या होती नहीं है और है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप में रिक्त समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है, इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या सम होती ही नहीं है। मतलब ये भी अपने आप में क्या हो गया मित्रों, रिक्त समुच्चय हो गया है। आगे देखिए एक और उदाहरण कि डी, जहां एक्स इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर 4 है मित्रों, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2। x का मान क्या है, प्लस माइनस 2, वो तो सम है, और यहाँ पर x क्या है, विषम है। विषम नहीं है मतलब इसके अवयव नहीं है, और ये भी क्या हो जाएगा मित्रों, ये भी अपना रिक्त समुच्चय हो जाएगा। और ये रिक्त समुच्चय क्योंकि समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 4 x के किसी मान से सारे सम आ रहे हैं, विषम को संतुष्ट नहीं करता। अगर इसमें ये सम होता है x का मान, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होता, लेकिन विषम है और अपना x का मान आ रहा है वो सम आ रहा है, तो ये भी क्या है मित्रों, रिक्त समुच्चय होगा। उम्मीद है आपको रिक्त समुच्चय है वो इजीली समझ आ गया होगा। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं परिभाषा कि क्या है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय वह होता है जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता है, वो क्या कहलाएगा मित्रों, रिक्त समुच्चय कहलाता है। अगर उसमें अवयवों की संख्या शून्य है तो वो क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय। चूंकि अवयवों की संख्या शून्य होती है तो इसे अपन शून्य समुच्चय भी कहते हैं। और जो दर्शाने का तरीका है वो या तो इसको फाई से दर्शाइए या इसको इस प्रकार मतलब ब्रैकेट को खाली रख दीजिए मित्रों। ये क्या है, रिक्त समुच्चय उनके प्रतीक है। उम्मीद है कि इतना आपको समझ आ गया होगा। क्या है परिमित और क्या है अपरिमित। कहीं ना कहीं इनके इंग्लिश वर्डों से आपको ज्यादा परिमित और अपरिमित संख्या है। परिमित मतलब फाइनाइट और अपरिमित मतलब इनफाइनाइट।
फाइनाइट वे संख्याएं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट होंगी, जिनकी संख्या निश्चित होंगी वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। और जिनकी संख्या अनिश्चित है मित्रों वो क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। देखते हैं, मान लीजिए ए 1 2 3 4 5, बी बराबर ए बी सी डी ई जी, सी बराबर इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष। अगर इन तीनों को देखें तो बताओ ए में कितने अवयव हैं, 5, बी में कितने अवयव है, 6, और विश्व में रहने वाले पुरुषों की संख्या कुछ भी है, एक निश्चित तो है, मान लो 150 करोड़ है, 200 करोड़ है, 500 करोड़ है, जितने भी है वो निश्चित है या नहीं है। अवयव निश्चित है और निश्चित है तो ये सब किसकी श्रेणी में आएंगे, परिमित। लेकिन मैं कहूं कि प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है, अब प्राकृतिक संख्याएं क्या है, 1 2 3 4 5 अरब खरब आगे चलती जा रही हैं, तो इनका जो समुच्चय है वो क्या है, अनिश्चित है। समुच्चय तो है, सुपरिभाषित है, लेकिन क्या है, अनिश्चित है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपरिमित। लेकिन मैं कहूं 1 से 100 तक या 1 से 1000 तक प्राकृतिक संख्याओं, तो इनकी संख्या काउंटेबल है, या 1 से 1 करोड़ तक की प्राकृतिक संख्या है, 1 करोड़ से नीचे काउंटेबल है या नहीं है, काउंटेबल है, तो ये क्या हो जाएंगे मित्रों, परिमित हो जाएंगे। अगर ये काउंटेबल है तो परिमित और अनकाउंटेबल है तो अपरिमित, सीधी सी बात। हम देखते हैं कि ए में 5 अवयव है, बी में 6 है, और सी में कितने अवयव है, जैसा कि स्पष्ट है सी के अवयव की संख्या हमें ज्ञात नहीं है। बता सकते हो कि कितने हैं, लेकिन यह एक प्राकृत संख्या है जो बहुत बड़ी हो सकती है, प्राकृत संख्या है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। किसी समुच्चय एस के अवयवों की संख्या से हमारा अभिप्राय समुच्चय के विभिन्न अवयवों की संख्या से है। कोई समुच्चय एस है और उसके अवयवों की संख्या से अभिप्राय क्या है, हमारा समुच्चय के अवयवों की संख्या से अभिप्राय क्या है, समुच्चय के विभिन्न अवयव कि उसमें कितने अवयव है, वही अवयवों की क्या होगी, संख्या। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 अवयव है तो अवयवों की संख्या 5, इसमें 1 2 3 4 5 6, तो अवयवों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। और हम इसे प्रदर्शित करते हैं नंबर ऑफ एस, एन ब्रैकेट में एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि एनएस एक प्राकृत संख्या है तो एस एक क्या है, अरिक्त परिमित समुच्चय। अरिक्त का मतलब वो खाली नहीं है, और उनकी संख्या निश्चित है, मतलब वो क्या है, परिमित समुच्चय है। आगे देखते हैं, आइए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन पर विचार करें। हम देखते हैं कि इस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित नहीं है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन है और इसमें देखते हैं कि समुच्चय के अवयवों की संख्या सीमित नहीं है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के बारे में कह दिया तो 1 2 3 4 5 हजार 10,000 20 लाख करोड़ अरब यहां तक पहुंच जाएगी, तो इनकी संख्या आगे बढ़ती जा रही है, अनंत तक जा रही है, और अनंत तक है तो हम इनको बता नहीं सकते, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की जो संख्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं की जो संख्या है वो क्या होती है, असीमित होती है, इनफाइनाइट होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है उनका जो समुच्चय है, सेट है, वो अपरिमित होता है, इनफाइनाइट होता है। उपयुक्त जो सेट है ए बी और सी क्या है यहाँ पर मित्रों, परिमित समुच्चय। और यहाँ पर नंबर ऑफ ए बराबर 5, नंबर ऑफ बी बराबर 5 और नंबर सी ओ बराबर कोई सीमित संख्या है। मैंने बताया कि मान लो ये 150 करोड़ है, 200 करोड़ है, एक सीमित संख्या तो है, और जो सीमित है, काउंटेबल है, उसे हम क्या कहेंगे, परिमित कहेंगे। तो मतलब ये जो तीनों उदाहरण दिए थे ये एक किसके दिए थे, परिमित के दिए थे, और एक यहाँ पर एक चाहता कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन पर विचार करे जो कि असीमित होती है। मतलब ये उदाहरण किसका दे दिया था मित्रों, अपरिमित का। अब इसको और भी स्पष्टीकरण करने के लिए हम एक और परिभाषा इसमें देखेंगे और उससे हम पता लगा लेंगे कि ये इजीली, और इसके बारे में हम स्पष्टीकरण कर पाएंगे। परिभाषा 2 कह रहा है इसमें, एक समुच्चय जो रिक्त है, कह दिया कि इसमें कोई समुच्चय है वो फाई है या रिक्त है। रिक्त है मतलब इसमें कोई भी अवयव नहीं है, फिक्स है कि कोई भी अवयव नहीं है, मतलब ये भी परिमित है। या जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है क्या कहलाती है, परिमित समुच्चय कहलाती है। या तो वो रिक्त हो, पहले अरिक्त की बात कर रहा था, अब यहाँ पर रिक्त को भी, या तो रिक्त हो या क्या हो, उनकी संख्या क्या हो, निश्चित हो। मतलब अरिक्त में हो तो उनकी संख्या क्या हो, निश्चित हो, तो उसे क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय कहते हैं। अन्यथा समुच्चय क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय।
अगर वो अरिक्त है और उनकी अवयव की संख्या भी निश्चित नहीं है तो वो क्या कहलाएगा मित्रों, अपरिमित। और अगर या तो वो रिक्त हो या अगर अवयवों की संख्या है अरिक्त है तो उसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो तो वो क्या कहलाएगा, अपना परिमित समुच्चय। और यहां पर देखते हैं, आइए, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, W है वो क्या है, सप्ताह के, तो बताओ नंबर ऑफ W क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ W कितना हो जाएगा, 7। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो क्या हो जाएगा, W क्या हो जाएगा, परिमित। मान लीजिए कि S समीकरण x स्क्वायर, बताओ x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, तो यहां से x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा मित्रों, 16, या x बराबर हो जाएगा +-4। तो यहाँ पर x का मान निश्चित है या नहीं, कि हलों का समुच्चय है। तो बताओ यहाँ पर कितने आ रहे हैं, या तो -4 या +4। और इस स्थिति में ये काउंटेबल है तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमित। और एक कह रहा है, मान लीजिए कि जी रेखा पर स्थित सभी बिंदु, कोई रेखा है, इस पे कितने बिंदु हैं, तो इस पे अनंत बिंदु होते हैं। बताओ कहां तक आप काउंट कर सकते हो, क्या अनिश्चित है बिंदुओं की संख्या, और अनिश्चित है तो मतलब मित्रों ये क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। और अपरिमित है तो यहां पर जो संख्या है वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है इस कारण ये अपरिमित, और जिसमें काउंटेबल होगा वो क्या होगा, परिमित। उदाहरणों की सहायता से आपको समझ आ गया। अब हम आगे देखते हैं, जब हम किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में निरूपित करते हैं तो हम उस समुच्चय के सभी अवयवों को कोष्टक के भीतर लिखते हैं, कोष्टक के में लिखते हैं। अगर किसी अपरिमित समुच्चय के सभी अवयवों को कोष्टक के भीतर लिखना संभव नहीं है, रोस्टर रूप में अपरिमित समुच्चय है उनको कोष्टक के भीतर लिखना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे समुच्चयों के अवयवों की जो संख्या होती है वो सीमित नहीं होती है। अतः हम किसी अपरिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में प्रकट करने के लिए उसके इतने अवयवों को लिखते हैं कि वो सुस्पष्ट कर सके। मान लो कि, चलो आगे उदाहरण है और उदाहरण की सहायता से ही आपको देखते हैं, उदाहरण की सहायता से समझते हैं। और ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि उदाहरणतः 1 2 3 ... अब हम देख रहे हैं कि प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है, और प्राकृत संख्या इनफाइनाइट होती है, तो 1 2 3 4 5 इतना भी लिख सकते हो। और इसके बाद ये इनफाइनाइट है तो इसके लिए हम इसमें डॉट प्रयोग करते हुए और इसको मजल ब्रैकेट से या क्या कर देंगे, अपन बंद कर देंगे। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। इसी प्रकार प्राकृत संख्याओं का विषम है, और प्राकृत संख्या है 1 3 5 7, और आगे लगाएंगे केवल और केवल 1 2 3 ... और इसी प्रकार हम पूर्णांकों का, पूर्णांक संख्या है, इसमें आगे भी इनफाइनाइट है और पीछे भी इनफाइनाइट है, मतलब इसमें हम दोनों तरफ डॉट का प्रयोग करते हुए लिख सकते हैं रोस्टर। आगे देखिए, और एक टिप्पणी लिख रखा है कि सभी अपरिमित समुच्चयों का वर्णन रोस्टर रूप में संभव नहीं है। कुछ ऐसे भी आएंगे कि परिमित को रोस्टर रूप में नहीं लिखेंगे, तो फिर इसके लिए हम समुच्चय निर्माण उपयोग ज्यादा रहेगा। उदाहरण के लिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का वर्णन हम नहीं कर सकते, कि वास्तविक संख्याएं कहां से कहां तक है, इसको हम रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत ये सभी संख्याएं आ जाती हैं। तो हम इसको किस रूप में, कोई एक परफेक्ट मेथड नहीं है इसको लिखने का, और नहीं है तो हम इसको इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इस समुच्चय के अवयवों की कोई विशेष पैटर्न नहीं होता। और ध्यान रखना कि रोस्टर रूप में लिखना है तो एक विशिष्ट पैटर्न का या विशेष पैटर्न का उपयोग हमको करना होगा। आगे देखो, आगे कह रहा है, उदाहरणों के माध्यम से इसको समझाया गया है। क्या कह रहा है कि बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा परिमित है और कौन सा है अपरिमित। अब बिल्कुल इजी है, जो निश्चित होंगी, जिनकी संख्या सीमित है वो परिमित, और जिनकी संख्या अनिश्चित है वो क्या होंगे अपरिमित है। x का समुच्चय जहां x इस प्रकार है कि वो x है, वो अवयव है किसका, n का, और n क्या होता है, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्याओं का, जहां x-1 और x-2 और ये है बराबर 0। तो यहां से x बराबर 1 और x बराबर 2 आ जाएगा, और x के मान निश्चित है,
और रोस्टर रूप में लिखेंगे तो इनकी संख्या सीमित हो गई, और सीमित हो गई तो ये क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, परिमित। दूसरा कह रहा है कि x का समुच्चय जहां x इस प्रकार है कि x एलिमेंट है n का और x स्क्वायर बराबर 4 और x स्क्वायर बराबर 4, तो x के मान भी +2 या -2 इस प्रकार 2 प्राप्त हो गए, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा मित्रों, परिमित। क्या हो जाएगा, ये भी परिमित। और तीसरा कह रहा है कि x का समुच्चय जहां x एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर का, और 2x - 1 बराबर 0, तो यहां से x बराबर हो जाएगा 1/2। तो ये प्राकृत संख्या नहीं है मित्रों, ये प्राकृत संख्या है क्या, नहीं है। और प्राकृत संख्या नहीं है तो ये एक रिक्त समुच्चय हो गया। क्या हो गया, रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय है, इसको हम किससे दर्शाते हैं, फाइ से। और फाइ भी अपने आप में एक रिक्त समुच्चय है, वो भी अपने आप में क्या होता है, परिमित समुच्चय होता है। तीनों उदाहरणों से अपन को अलग अलग मेथड मिले हैं, लेकिन तीनों में अपन एक बात तो है कि तीनों से अपन ये बात बता सकते हैं ये सारे क्या है, निश्चित है। देखो इसमें संख्या प्राप्त हुई है, इसमें संख्या प्राप्त हुई है, और इसमें रिक्त समुच्चय का मेंशन कर दिया। और हम परिमित किसे कहते हैं, या तो उसमें रिक्त समुच्चय हो, और अगर अरिक्त है तो उसमें अवयव की संख्या क्या है, निश्चित होनी चाहिए। चौथा उदाहरण देखते हैं कि x का समुच्चय जहां x एलिमेंट है किसका, n का, तब प्राकृत संख्या है, और x एक अभाज्य संख्या है। अब प्राकृत संख्याएं हैं वो अभाज्य है, वो असीमित है, अपन निश्चित नहीं है कहां तक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा मित्रों, अपरिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमित। इसको रोस्टर रूप में लिखना है 2 3 5 7 11 और डॉट डॉट डॉट। और देखिए कि x का समुच्चय जहां x एलिमेंट है n का और x क्या है, विषम है, मतलब 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये अपरिमित। जहां निश्चित संख्या है वहां परिमित, और जहां अनिश्चित संख्या है मित्रों वहां पर आ जाएगी अपरिमित। वहां पर क्या आ जाएगा, अपरिमित आ जाएगा। आगे देखते हैं, और आगे जो देखिए यहाँ पर प्रदत्त समुच्चय है 1 2 आ रहा है तो ये परिमित हो जाएगा। प्रदत्त समुच्चय क्या है, यहाँ पर 2 है। अच्छा यहाँ पर देखो मित्रों, यहाँ पर ये थोड़ा सा देखना, ये प्राकृत संख्या है और -2 प्राकृत संख्या नहीं है, x का है वो क्या हो जाएगा, केवल 2, और 2 है तो इसमें भी क्या आ जाएगा मित्रों, परिमित हो जाएगा। यहाँ पर अगर पूर्णांक देता, ये पूर्णांक देता तो x के मान +2 और -2 आता, यहाँ पर केवल n है तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, प्रदत्त समुच्चय फाइ है और ये क्या है, परिमित है, क्योंकि रिक्त समुच्चय भी क्या होता है, परिमित होता है। और दिया हुआ समुच्चय सभी अभाज्य संख्याओं का क्या है, समुच्चय है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, अनंत। और प्रदत्त समुच्चय क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। और विषम प्राकृत संख्याएं ये भी अनंत है, तो ये भी क्या हो जाएंगे मित्रों, अपरिमित हो जाएंगे। आगे है समान समुच्चय, और इसके बारे में भी हम देखते हैं क्या है समान समुच्चय। और समान समुच्चय क्या होगा, इक्वल सेट्स, मतलब अगर 2 समुच्चय है और उनके जो अवयव है अगर वो समान है तो वो क्या हो जाएगा, समान समुच्चय। प्रत्येक अवयव a का b में होना चाहिए और b का प्रत्येक अवयव a में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या हो जाएगा, समान समुच्चय। 2 दिए गए समुच्चय a और b में यदि a का प्रत्येक अवयव b का भी अवयव है तथा b का प्रत्येक अवयव a का भी अवयव है तो समुच्चय a और b समान समुच्चय कहलाते हैं। a का अवयव b में और b का अवयव a में होना जरूरी है। स्पष्टता दोनों समुच्चयों में तथ्य है वो क्या है, समान अवयव होना। अगर एक भी अवयव कम है या ज्यादा है तो उस स्थिति में हम उन्हें समान समुच्चय नहीं कहेंगे मित्र। आगे है परिभाषा, और परिभाषा के माध्यम से 2 समुच्चय a और b समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यतः समान अवयव हो। और हम लिख सकते हैं कि a बराबर b, अगर दोनों समान है तो एक बराबर b है, अन्यथा समुच्चय असमान कहलाते हैं। और हम लिखते हैं कि a इज नॉट इक्वल b, a है वो b के बराबर नहीं है। और आइए हम निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करते हैं। इनका कोई क्रम जरूर बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जैसे 1 2 3 4 है तो 2 3 1 2
2 3 1 4 भी हो सकता है। मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 और b बराबर 3 1 4 2, तो a बराबर b है या नहीं है? अवयव संख्या 4 है, यहाँ भी 4 है, a इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें। प्रत्येक अवयव a का b में और b का अवयव a में। यहाँ पर क्रम मैटर नहीं करता मित्रों। आगे देखिए कि मान लीजिए a है वो 6 से कम अभाज्य संख्या है। ए है 6 से कम अभाज्य संख्या, और 6 से कम अभाज्य संख्या है 2 3 और 5, ये ए है। और कह रहा है पी के अभाज्य गुणनफल, पी के गुणनफल निकालो। पी के गुणनफल हो जाएंगे 1 2 3 फिर 5 6, फिर हो जाएंगे कितने मित्रों 10 15 और 30, ये हो जाएंगे। और इसमें अभाज्य देखें तो ये 3 अभाज्य हैं, मतलब b बराबर भी कितना हो जाएगा 2 3 और 5, 2 3 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएंगे, क्योंकि ये भाज्य हैं और प्रश्न कह रहा है अभाज्य, और ये एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, मतलब एक को भी नहीं लेंगे, मतलब p के जो अभाज्य गुणनखंड है वो भी कितना हो जाएगा 2 3 5। स्पष्टतः है समुच्चय a और p क्या है समान है, p है भी नहीं, क्योंकि केवल 2 3 और 5 ही संख्या 30 के अभाज्य गुणनखंड है, और 6 से भी क्या है कम है। मतलब a का प्रत्येक अवयव 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी, इसमें भी, मतलब a और p है दोनों के अवयव क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे। और इस स्थिति में मित्रों ये क्या कहलाएंगे समान समुच्चय कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे समान समुच्चय कहलाएंगे मित्रों। और मुझे उम्मीद है कि ये इजीली आपको समझ आ गया होगा। आगे है और आगे भी कुछ उदाहरण है, उनके माध्यम से भी हम इनको देखेंगे। पहले एक टिप्पणी है, यदि किसी समुच्चय के एक या एक से अधिक अवयवों की पुनरावृत्ति होती है, एक से अधिक अवयवों की पुनरावृत्ति होती है तो समुच्चय बदलता नहीं है। उदाहरण के लिए समुच्चय a है 1 2 3 और b है 2 2 1 3 3, समान है क्योंकि a का प्रत्येक अवयव b में है और इसका विलोम भी सही है। क्योंकि हम जब इस प्रकार के अवयव को रोस्टर रूप में लिखते हैं तो एक बार ही लिखा जाता है, 2 1 3 ही लिखा जाएगा, और इस कारण हम कह सकते हैं कि a का अवयव b में और b का अवयव a में है। समुच्चय का वर्णन करते समय उसके अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, हम ये भी जानते हैं। लेकिन अगर ऐसा भी आ जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे समान समुच्चय। और ये कह रहा है समान समुच्चयों के युग्म साटी, यदि ऐसा कोई युग्म है और उसका कारण भी बता दीजिए। मित्रों देखिए पहला a है, a ध्यान रखना यहां पर ये रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय ये होगा या ये होगा, अगर इसके अंदर 0 है तो ये अरिक्त समुच्चय है। क्या है मित्रों ये अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है, और अरिक्त समुच्चय का अवयव है 0। यदि ऐसा कोई युग्म है तो कारण भी बताइए कि वो अगर समान है तो क्यों। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि x है वो इस प्रकार है कि x का मान है वो 15 से तो क्या है बड़ा, लेकिन 5 से छोटा है। और ऐसा संभव नहीं होता है कि ऐसा कोई अवयव नहीं होता है जो 15 से तो बड़ा और 5 से छोटा है, तो ये 5 हो जाएगा। 0 है अवयवों की संख्या तो ये क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहां से x का मान, यहां पर कोई n वगैरह नहीं कह रहा तो x का मान क्या आ जाएगा +5 और -5। और इस को अगर हम सोल्व करेंगे तो x का मान आएगा x बराबर 5 और x बराबर -3, लेकिन ये धन पूर्णांक कह रहा है और धन पूर्णांक कह रहा है तो ये तो ऋणात्मक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा मित्रों 5 आ जाएगा। तो हमने इनके 500 के देख लिए, और 500 में a है ये 0 है, 0 किसी में भी अवयव नहीं आ रहा, तो मतलब इसका कोई भी समान समुच्चय नहीं है। 5 भी किसी में नहीं आ रहा, मतलब इसका भी नहीं है। अब देखिए ये सी वाला, x का मान 5 है, यहाँ पर x का मान +5। अगर a का अवयव b में तो है, c का अवयव d में है, लेकिन d का प्रत्येक अवयव c में नहीं है, मतलब ये भी किसी का भी नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए x बराबर 5 और x बराबर 5 दोनों में एक एक अवयव है और दोनों बराबर है, मतलब c बराबर e हो जाएगा मित्र। c बराबर क्या हो जाएगा e। अब देखिए यहाँ पर हल है, 0 है वो एलिमेंट है a का, और 0 समुच्चय b c d e किसी में भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा a है वो इज नॉट इक्वल b, a इज नॉट इक्वल c, a इज नॉट इक्वल d और a इज नॉट इक्वल e।
बी 5 है किंतु और कोई ऐसा रिक्त समुच्चय नहीं है, तो बी सी के भी बराबर नहीं होगा, डी के बराबर नहीं होगा और ई के भी बराबर नहीं होगा। फिर देखते हैं सी है और सी का जो मान है वो 5 आ रहा है अवयव, परंतु -5 है, वो डी में भी है, 5 भी है लेकिन -5 भी है, लेकिन तो इस वजह से सी और डी भी बराबर नहीं है। और ई का मान 5 आ रहा है, ई का मान कितना आ रहा है 5 और सी का मान भी 5, तो सी बराबर ई हो जाएगा। लेकिन डी का मान +-5 है और ई का मान 5 है, तो डी और ई भी आपस में अवयव नहीं है। और इस प्रकार कह सकते हैं कि सी और ई आपस में क्या है मित्रों, समान समुच्चय है। इतना आपको समझ आ गया होगा ऐसा मैं मानता हूं। अब हम आगे देखते हैं और आगे हम पढ़ते हैं इसमें उदाहरण और उसके बाद प्रश्नावली है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से समान है, अपने उत्तर वो दीजिए कि x है, x में x है उसके क्या है, देखो a l दोबारा आ रहा है तो एक बार लिखेंगे o और y। x का मैंने समुच्चय लिख दिया और b है, b में क्या है मित्रों l o y a और l पहले आ चुका। अब इसमें देखो a इसमें भी है, इसमें भी है, l o और y मतलब x और b आपस में क्या है, समान समुच्चय। x और b क्या है, समान समुच्चय है, x बराबर b जैसे भी दर्शाया। और यहाँ पर है a है वो n का समुच्चय इस प्रकार है कि n है वो एलिमेंट है z का, पूर्णांकों का है, और n स्क्वायर है उसका मान 4 से कम, n स्क्वायर का मान क्या है 4 से कम या उसके बराबर, तो n का मान कितना हो जाएगा, देखो +-2, एक तो +2 -2 0 भी 1 और -1, ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं कि जो क्या हो जाएंगे मित्रों 4 से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। और b का मान है वो इस प्रकार है r, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, और यहाँ पर है x के मान है और x के मान आएंगे या तो 1 और 2। तो यहाँ पर देखो a के मान 5 आ रहे हैं और अवयव की संख्या यहाँ पर 2 है, तो ऐसे ये बराबर नहीं है। आप अवयव की संख्या के आधार पर भी पता लगा सकते हो। पहले ये काउंट करो कि अवयवों की संख्या समान है क्या, अगर अवयवों की संख्या समान है फिर हम उनके आगे मैच करेंगे अवयवों को, अन्यथा अवयव की संख्याओं से हम पता लगा सकते हैं पहले कि ये समान है या ऐसा। उम्मीद है इतना आपको आ गया होगा। अब हम अध्ययन करेंगे 1.2 प्रश्नावली 1.2 का, और 1.2 के माध्यम से हम समझेंगे कि ये किस प्रकार इनको हल होगा। लेकिन मित्रों हम ये 1.2 प्रश्नावली है ये अगली वीडियो में हल करवाएंगे, तब तक आप इनको पढ़ते हुए समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, परिमित अपरिमित समुच्चय है और समान समुच्चय है, इनको पढ़ते हुए कोशिश करो इन प्रश्नों को करने की। ये इसे इजीली तरीके से आपसे हो जाएगा ऐसा मुझे उम्मीद है। आप इनको जब करोगे और करने पर आपको इजी वे में ये हो जाएंगे, जो कि हम जल्द ही अगली वीडियो में डालेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।